नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और आइए अब हम इस बार विधानसभा में जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़े इस वक्त फतेहपुर सीकरी से भारतीय जनता पार्टी से विजयी उम्मीदवार चौधरी बाबूलाल। चौधरी बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चौधरी बाबूलाल जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या मैसेज जनता के लिए? आदरणीय सभी जनता का प्यार और दुलार है और डबल इंजन की सरकार आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी की इस योजनाओं के बारे में जनता ने उनको दिल से ग्रहण किया जी। उन्हीं का परिणाम आज जनता ने उनके योजनाओं को दिल पर लेकर के विश्वास करते हुए 10 तारीख को मतदान किया और आज प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी होंगे। अब जनता ने आपको तो चुन लिया है, लेकिन अब सबसे पहली प्राथमिकता क्या होंगी अपने क्षेत्र के लिए? हमारे क्षेत्र की प्राथमिकता हम शुरू से बताते आ रहे हैं। जब से नॉमिनेशन हम लोगों ने किया जी, फतेहपुर सीकरी राजस्थान से लगा हुआ इलाका है और उसमें सिंचाई के पानी की और पीने के पानी की बहुत बड़ी परेशानियां हैं जी। हम लोग उसे पूरा कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर पे छुट्टा पशुओं की पूरे फतेहपुर सीकरी विधानसभा में नहीं, पूरे इलाके में, प्रदेश में सबसे बड़ी भयंकर समस्या है। उसको भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के पूरा कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा इलाका आलू का इलाका है, पूरा जिले में आलू सबसे ज्यादा होता है जी। हम लोग चाहेंगे कि आलू से संबंधित कोई प्रोजेक्ट या आलू निर्यात जैसे भी हो, किसानों का आलू बाहर जाए और उसमें कोई यहाँ स्थानीय लेवल पर कोई फैक्ट्री ऐसी लगे जिससे कि आलू की खपत उसमें बेहतरी होकर के रोजगार भी मिलेगा, किसानों को फायदा भी होगा। यानी कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भी प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार। जी जी। और जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। जी मैडम, दोबारा क्या? हेलो जी जी, आवाज मिल रही है बाबूलाल जी? हाँ जी, अब दोबारा बताइए जरा। मैं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि किसान जो है इस बार बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है और इसका कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ उल्टा ही इसके नजर आया। नहीं, जो प्रचार किया गया कि किसान ज्यादा नाराज है, उन मुद्दों को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार की सरकार ने जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन मुद्दों को वापस कर दिया और जो किसान चाहते थे उसी तरीका से उन्होंने वहां पे निर्णय हुआ, तो किसान की कोई नाराजगी रही नहीं। जी बाबूलाल जी, फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो एक पर्यटन नगरी है और अभी कोविड काल गुजरा है, तो ऐसे में पर्यटन को भी काफी नुकसान हुआ है, तो उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? सब मसलाओं के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बैठक करके मिल करके उसका समाधान कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ अलग से कुछ प्लान तैयार किया गया है अभी तक? वो सब बातें ये सरकार लेवल की बातें हैं, सरकार लेवल का काम है और उनमें मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके समस्या का समाधान होगा। जी, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कोविड काल में शिक्षा व्यवस्था बहुत नुकसान हुआ है बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए, तो उसके लिए क्या कुछ अलग से प्लान जिससे कि बच्चे रिकवर कर सके जल्द से जल्द? कोविड के पीरियड में जितना हमारी सरकार ने और हम लोगों ने गांव जाकर के जो कोविड का इंजेक्शन और कोविड की जवाबदेही करने का काम किया, जी, किसी भी इतिहास में किसी दूसरी सरकारों ने नहीं किया। उसी का परिणाम है कि आज जनता ने विश्वास करके डबल इंजन की सरकार पर और आदरणीय योगी जी पर विश्वास करते हुए मतदान किया 10 तारीख को। और आज सरकार आप लोगों के सामने है, सरकार
प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी, सरकार तो बनने जा रही है, उसके लिए तो बहुत सारी बधाई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रोजगार भी कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ था। लगातार जब मतदान हो रहा था उस बीच भी जितने लोगों से हमने बात की तो सबने यही कहा कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कैसे लोगों के बीच जाएंगे और कैसे इसको कम किया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा किस तरीके से दिया जाएगा? रोजगार के बारे में व्यवस्था है, रोजगार एकदम धीरे धीरे खत्म होगा। अब जी, ठीक तरीके से रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से नौकरियां हैं उनके लिए बच्चों को क्वालिफाई करना चाहिए और अपने प्राइवेट के लिए अपनी तमाम योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, जी, उस पर नौजवानों को अमल करना चाहिए। और क्योंकि प्रत्येक आदमी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, मगर जिस तरीके से योजना जो चल रही है अपने प्राइवेट जॉब या प्राइवेट अपना रोजगार खोल करके और जी। उनके रोजगार पे भी आता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको और आपकी पार्टी को। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रचंड जीत के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान इस वक्त सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदार नेतृत्व को यूपी की जनता ने स्वीकार किया है। मोदी योगी पर जनता ने विश्वास जताया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में मेहनत की है। सक्षम नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया है। जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हम निभाएंगे और आने वाले समय में परिवारवादी पार्टी खत्म होगी। तो ये बड़ा बयान इस वक्त स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा कि सक्षम नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया है। और इस दौरान क्या कुछ कहा है स्वतंत्र देव सिंह ने, आइए सुनते हैं। वास्तव में जो हमारे पास नेतृत्व, एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व, केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी का प्रवास राज्य के अंदर हुआ, दौड़ा हुआ, हमें लगता है 7-8 महीनों में सभी जिलों में उनका जाना हुआ होगा। और आदरणीय योगी जी का भी प्रवास, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, ये जो बूथ से लेकर जिला, क्षेत्र, विधानसभा प्रभारी, प्रवासी, विस्तारक, जो 7-8 महीने से कार्यकर्ताओं ने पूरा समय देकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है कानून का राज, गरीब कल्याण योजनाएं, सक्षम नेतृत्व। लोगों को, आम जनमानस को विश्वास हुआ है कि मोदी योगी हैं, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं प्रयागराज के दक्षिण विधानसभा सीट से विजयी बीजेपी प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जीत का श्रेय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। नंदगोपाल गुप्ता नंदी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने, और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रचंड जीत के बाद नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो कि कैबिनेट मंत्री है, वो हमारे साथ है। सुबह उन्होंने दावा किया था कि 300 सीटें जीतेंगे। 300 तो नहीं, लेकिन सरकार बनाई है। क्या कहेंगे, बुलडोजर आया है? निश्चित रूप से घूस जला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा के बुलडोजर। जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, जो गरीबों के मकान पर कब्जा करते हैं, व्यापारियों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, उन पर सरकार ने बुलडोजर चलाया। गुंडों, अपराधियों का भय समाप्त किया और गुंडों का समूल नाश करने का काम किया। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। चोर उचक्के, गुंडे, माफिया, दंगाई सब साफ हुए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सब पर ही प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला है। और शहर दक्षिणी के जनमानस को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि 2007 से मैं जब से राजनीति में आया हूँ, लगातार मेरा जो पहला विधानसभा का चुनाव था उसमें भी सभी की जमानत जब्त करा करके मुझे जिताने का काम किया। 34,846 मत मिले थे। दूसरा चुनाव लड़ा तो 42,414 मत मिले, बढ़ा वोट। तीसरे में 93,011 मिले और इस बार 98,000 वोट मिले। मतलब लगातार जो चुनाव दर चुनाव वोट बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से मेरे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। मैं आपकी सेवा करके, आपके हर सुख दुख में अपनी हाजिरी लगा करके इस कर्ज को चुकाता रहूँगा जीवन के अंतिम सांस तक और खून के अंतिम बूंद तक।
लगातार दूसरी जीत है, क्या देंगे आप शहर दक्षिणी की जनता को इस बार? लगातार तीसरी बार मैं विधायक हो गया, तो जनमानस को जो अभी आप देखिए कि पूरा इलाहाबाद ये नाम नहीं बदला, प्रयागराज हुआ, प्रयागराज पूरा बदल गया। इतना सुंदर चौराहा, सड़कें, अच्छी अच्छी लाइटें। अब शहर स्मार्ट हो गया, गलियों को स्मार्ट बनाना है। जैसे तार के जाले माले रहते हैं गलियों में, करंट मारने या करंट घर में उतर आने की शिकायतें रहती हैं, तो यूटिलिटी डक बना करके वो वायर को अंदर करना, टेलीफोन के तार, डिश का केबल, सारा कुछ यूटिलिटी डक बनाकर अलग करना। और गलियों में अक्सर शिकायत आती है कि सीवर का पानी और पीने का पानी कभी भ्रष्ट हो जाता है तो बदबूदार पानी आता है, तो इसको भी अलग अलग करके ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले और सीवर की भी व्यवस्था अच्छी हो। ये हमारा काम होगा कि हम गलियों को भी स्मार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है कि सड़कों के साथ अब हम गलियों को भी स्मार्ट बनाएंगे और गलियों में भी जो वायर्स दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे और साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण दक्षिणी की जनता को मिलेगा। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। वहीं हमीरपुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनोज प्रजापति से हमारे संवाददाता अभिषेक ने खास बातचीत की है। डॉक्टर मनोज प्रजापति ने बुंदेलखंड के विकास का अपना संकल्प दोहराया। कहा उनका फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों पर रहेगा। जो भी चीजें इस बुंदेलखंड के लिए, विशेषकर हमीरपुर के लिए आवश्यक है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र के लिए हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के लिए हो, चाहे किसानों के विकास के लिए हो, चाहे ढांचागत विकास के लिए हो, सारे विकास करने के लिए हम अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और स्वयं के विजन से इस क्षेत्र को विकास करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया कि मनोज प्रजापति जो विधायक बन चुके हैं, उन्होंने जीत दर्ज कराई। उनका मेन मुद्दा जो है विकास को लेकर। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं बरेली के बहेड़ी वीआईपी सीट से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अताउर रहमान ने बीजेपी के मौजूदा राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार को लगभग 4000 वोटों से हराया। हमारे संवाददाता अयाज खान ने अताउर रहमान से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ में सरकार के पूर्व मंत्री अताउर रहमान बहेड़ी से छत्रपाल मौजूदा जो मंत्री थे उन्हें हराया है। उनसे जानते हैं क्या कहेंगे इतनी बड़ी जीत को लेकर। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जीत है ये। उनके नाम पे, उनके काम पे, उनके क्रेज पे मैं चुनाव जीता और अपने क्षेत्र की जनता की वजह से मैं चुनाव जीता। मैं इसका श्रेय आदरणीय अखिलेश यादव जी और अपने क्षेत्र की जनता को देता हूं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो सभी जातियों के, धर्मों के थे, उन्होंने रात दिन मेहनत करके मुझे जिताया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बरेली 9 में से 2 सीटें सपा की आई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में लगातार 5 साल काम किया और मुझे 5 साल अपने क्षेत्र में जो मैंने काम किया, मुझे अपने क्षेत्र का मालूम है। मैंने सारे धर्मों के, सारी जातियों को जोड़ के मैं चुनाव जीता हूँ। मौजूदा मंत्री छत्रपाल गंगवार वीआईपी सीट थी, इसे हराया आपने, क्या कहेंगे सर? वो तो लुटेरे हैं, उन्होंने 5 साल तक लगातार बहेड़ी को लूटा है और उनका भतीजा दुष्यंत, दोनों ने आज अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली। बहेड़ी को लूटने का काम किया है, बहेड़ी के गरीबों को लूटने का काम किया है, पूरा अनाज खा गए उनका, कोटों का खनन माफिया की तरह से काम किया और यहाँ तक कि उन्होंने कबाड़ियों को नहीं छोड़ा, कुरैशियों को नहीं छोड़ा, कोई ऐसा इंसान नहीं छोड़ा जिससे पैसे न मिले। क्या खास काम है जो बहेड़ी में करेंगे, रह गया नहीं हुआ है? पूरी कोशिश करेंगे। जो मेगा फूड पार्क है जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पास किया था, जिसमें फैक्ट्रियां लगना है, बीजेपी की सरकार हर 15 दिन उस पर राजनीति करती थी, अखबारबाजी करती थी, लेकिन कभी एक पैसा दिया नहीं, एक ईंट वहां रखी नहीं गई। जितना काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था वही हुआ है। कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए। और एक दिशा में डिग्री कॉलेज आधा बना खड़ा हुआ है, इस गवर्नमेंट ने नहीं बनने दिया, जो 5 साल पहले बन जाता, जिससे कई लोग, कई बैच अब तक पढ़ाई कर चुके होते। कोशिश करेंगे ये सब हो और हमारे क्षेत्र की जो सड़कों का बदहाली है उनको अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। अताउर रहमान मौजूदा छत्रपाल गंगवार की वीआईपी सीट थी बहेड़ी की, छत्रपाल गंगवार को हराया है और सपा से जीते हैं अताउर रहमान। पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल लगातार तीसरी बार अब विधायक बने हैं, एक बार हारे थे चुनाव। मैं अयाज खान, बरेली। वहीं बरेली की विथरी विधानसभा से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने जीत हासिल की है। राघवेंद्र शर्मा को विथरी से पहली बार टिकट मिला था, अब पहली बार में ही उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। हमारे संवाददाता अयाज खान ने डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा से खास बातचीत की और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
साथ हैं बिथरी विधानसभा बीजेपी के विधायक जीते हुए राघवेंद्र शर्मा जी, उनसे जानेंगे। सर, सबसे अहम बात तो इसमें ये रही कि मौजूदा विधायक पप्पू परसौल का टिकट काट करके बीजेपी ने इन्हें पहली बार टिकट दिया, पहली बार में जीत हासिल की है। क्या कहेंगे डॉक्टर? मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे टिकट दिया गया और मैं निश्चित ही जीत भी हासिल हुई, जनता का प्यार मिला। ठीक है, इसका टिकट किसे देना चाहिए? जनता जनार्दन को। क्या प्राथमिकताएं हैं जनता की? जो गरीब से गरीब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अपनी जगह ठीक से नहीं जा पाता है, अपने अधिकारों को सही से नहीं ले पाता है, उनके लिए मदद की जाएगी। आप डॉक्टर हैं, क्षेत्र में अच्छे से लोगों की परेशानियों को देखा होगा, क्या खास बात है उसमें जो करेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो मूल परेशानियां करीब करीब खत्म कर दी हैं, क्योंकि कहीं राशन की व्यवस्था हो, कहीं पढ़ाई की व्यवस्था हो, कहीं बिजली की व्यवस्था हो, घरों की व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन सुविधाओं को ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो प्रयास किया जाएगा, उनको रास्ता दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से उन सुविधाओं को ठीक से ले। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के घोषित परिणाम में कहीं हार और कहीं जीत देखने को मिली। प्रयागराज मंडल के कुल 28 सीटों में 22 सीट जीतने वाला एनडीए गठबंधन इस बार 14 सीट ही जीत पाया। वहीं पार्टी को बड़े झटके के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कद्दावर मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप उर्फ मोदी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशाम्बी की 3 सीटें हार गई। सिराथू में बीजेपी के उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य को सपा की पल्लवी पटेल ने 7,337 वोटों से पराजित किया है। तो वहीं मंझनपुर विधानसभा की आरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज ने बीजेपी के लाल बहादुर को 23,000 से भी ज्यादा मतों से हरा दिया। सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो है देना चाहूँगा जो है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा जो है, और उसके बाद जो है सर्व समाज की जनता को इसका श्रेय देना चाहूँगा। कौशाम्बी में तीनों सीटें आपने जीती हैं, आपके नेतृत्व में जीती गई। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि कौशाम्बी में जब से 1992 से समाजवादी पार्टी बनी है, कभी भी आम चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन हमारे आने के बाद ये तीनों सीटें जीती हैं जो है, और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और इसका श्रेय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, काउंटिंग उस कंडीशन पे आके ही रोकी गई थी जहां लगभग क्लियर हो गया था कि यहाँ की जनता जीत चुकी है। उसी कंडीशन पे आकर के काउंटिंग जानबूझकर रुकवाई गई, लेकिन वी से व्हाटएवर एंड्स वेल दैट एंड्स वेल, तो अंत सब अच्छा है। वहीं 4 राज्यों में प्रचंड जीत के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव परिणाम जारी होने के अगले ही दिन पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंच गए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। ये रोड शो सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज सर्कल होते हुए भाट सर्कल से श्री कमलम तक निकाला गया। बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद पीएम स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे और शाम 4 बजे पंचायत प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 1,50,000 लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी 12 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत को राष्ट्र को सौंपेंगे, और इतना ही नहीं, पीएम मोदी आरआरयू के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर एमसीडी चुनाव टाले जाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने डर कर दिल्ली नगर निगम चुनाव को टाल दिया, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम चुनाव आयोग पर दबाव डालकर चुनाव रद्द कराते हैं, इससे चुनाव आयोग कमजोर होता है और देश कमजोर होता है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से चुनाव को रद्द नहीं करने और दिल्ली नगर निगम चुनाव को जल्दी कराने की अपील की है। निगम के दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे। 9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा।
और आइए अब हम इस बार विधानसभा में जीत दर्ज कराने वाले प्रत्याशियों से आपको मिलवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जौनपुर सदर से बीजेपी से विजयी हुए गिरीश चंद्र जी। गिरीश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। धन्यवाद। गिरीश चंद्र जी, जौनपुर सदर की जो जनता है उसने आपको बहुत अच्छे से पसंद किया और इस बार अगर देखा जाए तो अब आपकी पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी जौनपुर सदर क्षेत्र के लिए? जनता के लिए जो हमने प्राथमिकता पहले तय किया है वो जौनपुर जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान होगा जौनपुर के लिए और इसीलिए हमने ये केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के पूर्व से ही मांग कर रहा था, जिसमें समस्त औपचारिकता पूर्ण होकर भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है और वहाँ EFC होगी। EFC के बाद कैबिनेट बन जाएगी, कैबिनेट के बाद जो है उसके आदेश जारी हो जाएंगे और जल्द ही मेरा एक प्रयास होगा कि जौनपुर जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। जी। दूसरा जो है, यहाँ हमने कुछ घोषणाएं कराई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी आए हुए थे। हमने कुछ मांगे रखी थी, इस मांगों को उन्होंने घोषणा कर दिया। पहली मांग हमने कहा था कि जौनपुर में रिंग रोड होना चाहिए जी। उन्होंने रिंग रोड बनाने की घोषणा कर दी है। 51 किलोमीटर से रिंग रोड बनेगी। हम उसको क्रियान्वित कराकर जल्द से जल्द जनता को ये सुगमता और सुलभता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमने दूसरी जो मांग रखी थी, 2 फ्लाईओवर की मांग रखी थी। एक जो है जगदीशपुर और दूसरा नई है के पास, दोनों को उन्होंने स्वीकृति दिया है। हम उसको जल्दी से क्रियान्वित कराकर जनता को सुलभता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो तीसरी जो हमने मांगा था कि जौनपुर से सराय साहेबगंज होते हुए अम्बेडकर नगर जो जाती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ती हुई, ये सड़क को 4 लेन बनाने का जी, उसमें उन्होंने उसकी भी घोषणा की है। मैं चाहूंगा इन सब का क्रियान्वित अगर हो जाएगा तो जनता की बहुत सुलभता हो। जौनपुर जिले में स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, इसमें कक्षाएं प्रारंभ और एडमिशन प्रारंभ होगा जी। उसमें हम चाहेंगे कि अभी एरोपैथ के रूप में ही वहाँ मान्यता मिली है। हम चाहेंगे चाहे उसकी शाखा के रूप में या अन्य कोई वो में जो भी विधिक होगा, हम लोग बातचीत करके होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का भी यहाँ वो हो, इलाज हो और लोगों को सुविधा मिले, इसका हम प्रयास करें। जी। अगर देखी जाए तो आपने मेडिकल कॉलेज की आपने बात करी है। एक मेडिकल कॉलेज जौनपुर जिले में 2014 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। क्या उम्मीद की जाए कि अब इस मेडिकल कॉलेज को जल्द से पूरा किया जाएगा? मेडिकल कॉलेज आपको मैं बता दूं, वो हमारी सरकार बनने के पहले जी 130 करोड़ रुपए दिया था और वो आप समझ लीजिए 2000, अगर आपकी बात मान लें 14 से 17, वैसे उसकी 15 से हुई है घोषणा जी, 14 से 17 तो देखा जाए तो उनकी ही सरकार थी जिन्होंने घोषणा की। अब आप कल्पना करिए कि क्या 131 करोड़ में 554 करोड़ की योजना पूरी हो सकती है क्या? जब से हमारी सरकार बनी हम लोगों ने लगभग 300 करोड़ रुपए उस पर अमृत किया जी और काफी के साथ उसमें विकास के काम कराने का प्रयास किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जी, वो कैसे और हो सकता है उसमें प्रयास करके हमारी सरकार ने वो किया। कार्यदायी संस्था ने ढीलाहवारी करने का भी प्रयास किया था, उसके खिलाफ हमारी सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी ने उसको पेनाल्टी के रूप में भी 30 करोड़ रुपए पेनाल्टी लगाया, जिसको आर्बिट्रेशन में जाकर उन्होंने वो किया था, विरोध किया था, तो उनको उसी रेट पर बनाने की अनुमति देगी जी। तो आप देखेंगे किस तरह से हमारी सरकार पूरी प्राथमिकता में है। अगर प्राथमिकता में नहीं होता तो वहाँ मेडिकल कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो सकती, OPD प्रारंभ नहीं हो सकती, लेकिन आज वहाँ OPD जिला अस्पताल से अटैच करके OPD भी प्रारंभ कर दिया और मेडिकल कक्षाओं में प्रवेश आरंभ हो गए जी। इस तरह से देखेंगे मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया है जी। और आगे भी हम जो बातें बताए हैं उनको जोड़ कर करने का प्रयास करें जी।
गिरीश जी, अगर जौनपुर सदर की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या, जब मैं भी जौनपुर गई थी तो वहां एक कॉमन समस्या मैंने देखी कि वहां पर जगह जगह जाम बहुत ज्यादा लगता है। उस जाम को खत्म करने के लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की आजादी से लेकर जौनपुर शहरी क्षेत्र जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है जी, 3 पुल बने हैं, 3 पुल गोमती नदी पर, क्योंकि गोमती नदी पर दोनों तरफ जौनपुर शहर बसा हुआ जी, दोनों तरफ बसा हुआ है। और हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से मिलकर इस जौनपुर की समस्या के समाधान के लिए 2 पुलों की मांग किया था। एक तो जो शास्त्री पुल है उसके एक समानांतर और 2 लेन के पुल बनाने जी, भारत सरकार ने उसकी भी स्वीकृति कर दिया, टेंडर हो गया, शिलान्यास भी हो गया, काम तेजी के साथ प्रारंभ होने वाला। दूसरा, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जो है प्यारेपुर से अलीगंज कलीचाबाद के लिए मांग किया था। वो लगभग 30 करोड़ की लागत से उसकी स्वीकृति हुई है। उसका काम काफी तेजी के साथ चल रहा है, 4 पिलर ढल चुके हैं अब तक। इस तरह से ये दोनों जब पुल बन जाएंगे, और हमने इसी दृष्टि को रखते हुए पीपे के पुल भी शहरी क्षेत्र में स्वीकृत करा, जो अचला घाट से मियापुर के लिए जाता है जी। ये सब तीनों पुल बन जाएंगे और हमारी रिंग रोड बन जाएगी। जौनपुर में जाम की कोई समस्या नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ आपको चुना है, हम भी उम्मीद करते हैं कि वो जनता की उम्मीदें आप फीकी नहीं पड़ने देंगे। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।